बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम आयरन के वफद की गंभीर हालात और इनकी कैद के पीछे की वजूहात को बयान कर रहे हैं। तारीखी तनाज़ुर में देखते हुए हम इन सियासी हरकत और फैसलों का तजिया करते हैं जिनकी वजह से ये अहम लम्हा हुआ। मुकम्मल वीडियो को देखें क्योंकि हम इस अहम वाक़े की मुहर्रकात और असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, मजीद बरा अब तक की कामयाबी के बावजूद हारून की पोजीशन नागफ्ता ये थी क्योंकि अलबड़ी बी की शिकस्त ने खिलाफत के साथ इसके राब्तों को खतरे में डाल दिया था। नतीजन बाज़ंतीनी दारुल-हुकूमत की एशियाई मज़ाफ़ात को लूटने के बाद हारून ने अपनी फौज को पीछे हटा दिया, लेकिन नकिया के मशरक़ में दरिया संगरेस की वादी के साथ मार्च के दौरान वो अपने अकब में एंथोनी के नीचे की फौजों की घिरा हुआ था। इसके सामने इनके तहत इसके लिए खुशकिस्मती से जनरल जो कि 760 में अपने इस वक्त के अरमानी शहजादा अरब हुक्मरानी वाले वतन से बाज़ंतीनियों में चला गया था और कस्तूनिया पंजम की शानदार हुकूमत से करीबी तल्लुक़ रखता था। खुफिया तौर पर इससे राब्ता किया। हारून को माफ़ी और अपने ख़ानदान के लिए अपने आबाई वतन आर्मेनिया में महफूज वापसी के बदले मदद की पेशकश की। तो फनस ने टार्टेस के माल की वजाहत आयरन की पसंदीदा स्टोर एक्वास के साथ दुश्मनी के साथ की थी, लेकिन ये वादा तौर पर आयरन की हुकूमत से वसी तर अदम इत्मीनान को छुपा दिया था। जैसा कि जर्मन बाज़ंतीनी माहिर लिली लिखती है कि ताज़ात ने नई हुकूमत के तहत अपने लिए कोई बड़ा मौका नहीं देखा और वाकई इसे अच्छे मौका का इस्तेमाल किया जो इसे हालात ने पेश किया था। इस तरह जब हारून ने मुज़ाकरात के लिए कहा तो आयरन ने अपने 3 आला तरीन ओहदेदारों का एक वफद रवाना किया। डोमेस्टिक, एंथोनी, मैजिस्ट्रेट्स पीटर और खुद अस्टोरकोस अपनी फौजी पोजीशन पर यकीन रखे हुए उन्होंने अपने अफाजी अपने ही यारगमलियों के वादों को पूरा करने से गफलत बरती, ताकि जब वो अरब कैंप में गए और गद्दारी और इसकी पहुंचे तो इन्हें कैदी बना लिया गया। कमांड में मौजूद फौजियों की नाकाबिले एतमादी के साथ मिलकर आयरन अब इनकी रिहाई के लिए बातचीत करने पर मजबूर हो गई थी, खासकर स्ट्रोकस तौर पर इसके काबिल एतमाद साथी के साथ। दोनों रियासतों ने भारी सालाना खराज के एवज 3 साल की जंग बंदी खत्म की। अरब ज़राए ने 70,000 से 1 लाख सोने के नामजदगी का जिक्र किया, जबकि एक ने 10,000 रेशम के टुकड़े भी शामिल किए हैं। तबरा के अकाउंट में दर्ज है कि खराज की रकम या 70,000 दिनार थी जो हर साल अप्रैल के शुरू और जून में अदा की जाती थी। इसके अलावा बाज़ंतीनियों का हारून की फौज के लिए इसके मार्च के घर के लिए सामान और रहनुमा फराम करने और इनकी बीवी और जायदाद के हवाले करने के महाना अखराजात थे। हारून ने अपने तमाम असीरों को रहा कर दिया। तबरा के मुताबिक 5,643 असीरों को रहा किया गया, लेकिन इसने जो माल गनीमत जमा किया था इसे अपने पास रख लिया और सितंबर 782 में खिलाफत में वापस आ गया। तबरा ने इसे मुहिम के बारे में अपने बयान में कहा है कि हारून की अफवाज ने 1,94,450 दिनार सोना और 21,04,1400 पर कब्जा कर लिया। चांदी और दिरहम जंग में 64,000 बाज़ंतीनी और 2,090 कैदी मारे गए और 1 लाख मवेशी और भेड़ें ज़बह करते हुए 20,000 सवार जानवरों को कैद कर लिया। तबरा ने यह भी बताया कि लूट मार की मकदार इतनी थी कि एक काम का घोड़ा
1 درہم میں اور ایک خچر 10 درہم سے کم میں، ایک ذرہ 1 درہم سے کم میں اور 20 تلواریں 1 درہم میں فروخت کی گئی۔ جب 1 سے 2 درہم مزدوری یا سپاہی کی معمول کی یومیہ تنخواہ تھی۔ اس کے دور حکومت کے ثقافتی اور انتظامی پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو المہدی کے دور میں بغداد کا شہر کھلا۔ اس شہر نے عرب، عراق، شام، فارس اور افغانستان اور اسپین تک دور دراز علاقوں سے آنے والے تارکین وطن کو راغب کیا۔ بغداد مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کے علاوہ عیسائیوں، یہودیوں اور زرتشتیوں کا گھر تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا تھا۔ المہدی نے عباسی انتظامیہ کو بڑھانا جاری رکھا۔ نئے دیوان یا محکمے بنائے گئے، فوج، دفتری اور ٹیکس کے لیے قاضیان یا قاضی مقرر کیے گئے اور غیر عربوں کے خلاف قوانین ختم کر دیے گئے۔ ارمکید خاندان نے ان نئے محکموں کا عملہ برٹش یا جو فارسی نکالنے والے تھے اصل میں بدھ مت تھے۔ ہارون الرشید دور میں ان کی مختصر مدت کی اسلامی میراث نے ان کے مقابلے میں شمار ہو گئی۔ 751 میں چین سے کاغذ کا تعارف ہوا جس کا گہرا اثر ہوا۔ مغرب میں ابھی تک کاغذ کا استعمال نہیں ہوا تھا کہ عرب اور فارسی پیپرز کا استعمال کرتے تھے اور برائی لوگ ولیم استعمال کرتے تھے۔ کاغذ سے متعلق صنعت بغداد میں عروج پر تھی، جہاں شہر کے مرکز میں ایک پوری کاغذ کی اور کتابوں کی فروخت کے لیے وقف ہو گئی۔ کاغذ کی سستی اور پاسداری توسیع پذیر عباسی بیوروکریسی کی ایک مؤثر ترقی میں ایک اہم عنصر تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم المنصور کی 2 اہم مذہبی پالیسیوں کو بیان کریں گے کہ وہ کیا تھیں۔ تو دوستو، کل تک اجازت، اللہ حافظ۔